प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल में सर्वप्रथम हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, जिनमें वैज्ञानिक, धार्मिक या जिनको हम द्वैतवादी, अद्वैतवादी और विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिकल्पनाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। बहुत से धर्म ग्रंथों में पृथ्वी की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं या विभिन्न प्रकार के तरीकों से, जिसका कोई काल निर्धारण नहीं है, जिसका कोई तर्क संगत जवाब नहीं है, ये सभी अवधारणाएं आज की वैज्ञानिक समय में मान्य नहीं है। परंतु पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य जो वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उनको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक है अद्वैतवादी परिकल्पना, एक है द्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ एक ही आकाशीय पिंड या एक ही ग्रह से मानते हैं, जिसका विभिन्न कारणों से विभाजन हुआ और उसके बाद में चाहे विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रहों की रचना हुई हो, विभिन्न तारे या विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या जो भी बने हैं, लेकिन हमारे कुछ विद्वान पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं। अतः जो परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते हैं, उन सभी परिकल्पनाओं को हम अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे प्रकार की परिकल्पनाएं वो परिकल्पनाएं हैं जिनमें पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक तारों के आपस में टकराने से या एक से अधिक तारों के आपस में विखंडन से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जिस भी प्रकार की अद्वैतवादी एवं द्वैतवादी परिकल्पनाएं हैं, वैज्ञानिक तौर पे किसी भी परिकल्पना को हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इस परिकल्पना के तहत ही हुई है। परंतु फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के चिंतन एवं शोध से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस अध्याय में जुटाई गई हैं। इन सभी जानकारियों को हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे हम अद्वैतवादी परिकल्पनाओं का। अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत सबसे पहले कांट की वायव्य राशि परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, परंतु बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। इस परिकल्पना में कांट द्वारा कल्पित अनेक तथ्यों पर आधारित है। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल एवं गतिहीन थे, परंतु कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे।
इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण की गति का आविर्भाव हुआ। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ एक गतिशील पिंड के रूप में परिवर्तित होने लगा। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई तथा ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायु पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। नीहारिका ताप के आविर्भाव के साथ ही घूमने लगी, उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिस कारण ताप में वृद्धि से नीहारिका की परिभ्रमण गति में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार नीहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र प्रसारित बल के प्रभाव से नीहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकल गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण पदार्थ के 9 छल्ले या 9 गोले नीहारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे एक छल्ले के सभी पदार्थ एक साथ एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमकर ठोस हो गए। इस तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो कि आगे चलकर 9 ग्रह के रूप में बदल गए। इस प्रकार कारण के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र प्रसारित बल द्वारा नीहारिका से अलग हुए छिल्ले के पदार्थ के एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होने से हुई है। मौलिक नीहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ, अर्थात नवनिर्मित गतिशील ग्रहों से केंद्र प्रसारित बल के प्रभाव से पदार्थ में वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनसे प्रत्येक छल्ला सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। इस तरह संपूर्ण सौरमंडल का आविर्भाव हुआ। हालांकि वर्तमान समय में कांट की यह वायव्य राशि परिकल्पना किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सही प्रमाणित नहीं होती है। अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत दूसरी परिकल्पना है लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत का प्रतिपादन 1796 में किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। यह परिकल्पना कांट के विचार से कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। कांट की परिकल्पना के मुख्य 3 दोष थे। नीहारिका अथवा आद्य पदार्थों में कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा कारण, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा कारण, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ कल्पनाएं की हैं, जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धांत आगे चलता है। प्रथम समस्या अर्थात नीहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त नीहारिका विद्यमान थी। दूसरा कारण, यह नीहारिका प्रारंभ से ही गतिशील अर्थात गति कर रही थी। तीसरा कारण, यह नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। इस प्रकार उपयुक्त 3 स्वयं के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने नीहारिका नाम दिया। नीहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण इसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार नीहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। परिणाम स्वरूप नीहारिका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण नीहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल के कारण नीहारिका के मध्य प्रतिभाग के पदार्थ भारी होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते हैं तथा सिकुड़ते मध्य भाग से
छल्ला के रूप में पृथक होने लगा। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल गया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में एक छल्ला 9 छल्लों के रूप में विभाजित हो गया, अर्थात 9 टुकड़ों के रूप में विभाजित हो गया तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया। प्रत्येक छल्ले की समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गए। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रास ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास के अनुसार निहारिका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रास ने बताया कि मुख्य निहारिका से कई पतले छल्ले क्रम से अलग हो गए। परंतु वर्तमान समय में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सही साबित नहीं होती। अतः वर्तमान समय में यह परिकल्पना अपना महत्व खो चुकी है। इस प्रकार अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि एवं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 2 सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं।